विद्युत चुंबकीय तरंग के कुल ऊर्जा क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का कितना ऊर्जा होगा, उसके चुंबक क्षेत्र का कितना ऊर्जा होगा, और फिर क्या बताए थे कि नेट एनर्जी कितना होगा, कुल ऊर्जा क्या होगा, ये सब हम बता चुके, सबका कैलकुलेशन बता चुके हैं। अब आपको हम बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। लिखिए तो, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता क्या था वो समझिए। देखिए आपको पता है कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसमें ऊर्जा होगा, वो एनर्जी कैरी करेगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर आपको ऊर्जा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा और चुंबक क्षेत्र की ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा, दोनों ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब हम यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग के तीव्रता का बात करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा का बात करना पड़ेगा, है ना। पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग में जो टोटल एनर्जी होगा, नेट एनर्जी जो होगा उसका हम बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा, अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंग का जो ऊर्जा होता है उसको किससे सूचित करते हैं, ऊर्जा घनत्व नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा का बात बता रहे हैं। किसका बात बता रहे हैं, सिर्फ ऊर्जा का बात बता रहे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो ऊर्जा होता है उसको किससे सूचित किया जाता है, यू से। ऊर्जा घनत्व को म्यू से सूचित किया जाता है, लेकिन ऊर्जा को किससे सूचित किया जाता है, यू से, है ना। तो U बाय ए इंटू टी, इसी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय तरंग की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। देखिए अच्छा जिससे भाग लगता है उसको क्या रीड करते हैं आप, इकाई, मतलब इकाई क्षेत्रफल, और किससे भाग लग रहा है, समय से, मतलब इकाई समय, और ये क्या है, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा। मतलब देखिए इस तरह से आप इसको समझिए, ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ना, होलो सिलेंडर है, इससे क्या गुजर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग गुजर रहा है, इससे विद्युत चुंबकीय तरंग पास कर रहा है। और आपको पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के पास करने का क्या मतलब है, कि इससे ऊर्जा पास कर रहे है ना, एनर्जी इससे पास कर रहे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, एनर्जी होता है, तो इससे एनर्जी पास कर रहा है। अच्छा बताइए इस ये जो है क्षेत्रफल, इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कितना है ये, मान लिए ए, और इससे कुछ ना कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग पास कर रहा है, और इससे कुछ ना कुछ विद्युत चुंबकीय तरंग पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इससे कुछ ना कुछ ऊर्जा पास कर रहा है ना। तो इस ए क्षेत्रफल से कितना ऊर्जा पास कर रहा है, मान लिए यू ऊर्जा पास कर रहा है, समझे। और इस ऊर्जा को यहां से इस क्षेत्रफल से पास होने में कितना समय लगा, टी समय लगा, समझे ना। तो इस पूरे क्षेत्रफल से टी समय में कितना ऊर्जा पास कर रहा है, यू। देखिए इस पूरे क्षेत्रफल से टी समय में कितना ऊर्जा पास कर रहा है, यू। तो इसीलिए हमको क्या निकालना है, पूरे क्षेत्रफल पे ध्यान नहीं देना है, हमको निकालना है कि पूरे क्षेत्रफल पे तो चलिए यू ऊर्जा पास कर रहा है, ठीक है, टी समय में, इसीलिए हमको निकालना है कि इकाई क्षेत्रफल पे कितना पास कर रहा है। इकाई क्षेत्रफल से हो सकता है कि इकाई क्षेत्रफल इसका इस क्षेत्रफल का छोटा सा भाग हो, है ना। तो इस इकाई क्षेत्रफल से कितना ऊर्जा पास कर रहा है, दैट इज यू पर यूनिट ए, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा। सिर्फ इकाई क्षेत्रफल ही नहीं, आपको समय को भी इकाई में मानना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊर्जा का पास करना, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का किसी सतह के क्षेत्रफल से गुजरना, ये समय पर भी निर्भर करता है। तो आप कितना समय से पास हो रहा था, कितने समय में ये ऊर्जा पास हो रहा था, टी समय में,
तो हमको कितने समय का चाहिए, इकाई समय का चाहिए, 1 सेकंड का चाहिए, तो इसीलिए इकाई समय। तो देखिए जिसमें भी जो भी आप इकाई में डिफाइन करते हैं तो उसको नीचे रखते हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, तो इसका परिभाषा क्या हो गया, किसी सतह से इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तरंग की तीव्रता। देखिए सिंपल समझिए, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा को तीव्रता कहा जाता है। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग गुजर रहा है तो ये तीव्रता किसका हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। समझे ना, लिखिए, तो लिखिए, मेरे साथ लिखिएगा, हम भी यहां पर लिख रहे हैं। इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में, इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में गुजरने वाले विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता कहा जाता है। इसे I से सूचित किया जाता है। रुक जाइए, ये समझ लिए। अब देखिए, तो अभी जो डेफिनेशन हमने लिखा है, इस डेफिनेशन को आप फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका आप सूत्र लिख सकते हैं। देखिए कैसे, I इक्वल्स टू U बाय A इंटू टी, है ना। कौन कौन यहाँ पे क्या क्या है वो हम दिखा देते हैं। U क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग को अगर EMW बोले तो कोई दिक्कत नहीं, EMW का कुल ऊर्जा, और ये क्या है, क्षेत्रफल है। नीचे रखेंगे तो खुद इकाई बन जाएगा, है ना। ये क्षेत्रफल है जिससे कि विद्युत चुंबकीय तरंग गुजर रहा है। ये समय है जिस समय के लिए वो विद्युत चुंबकीय तरंग इस ए क्षेत्रफल से गुजर रहा है, समझे। तो ये है जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है ना, ये तीव्रता का जो सूत्र है, ये सिर्फ विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए ही नहीं है, ये किसी भी तरंग के तीव्रता के लिए अप्लाइड है। मतलब समझे, विद्युत चुंबकीय तरंग में जितने भी तरंग है ना, उस सब के लिए ये वैलिड है ना। तो आपको एग्जैक्टली इसमें इस विद्युत चुंबकीय तरंग का तीव्रता निकालना है ना, तो इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करके, इसमें प्रयोग करके तब तीव्रता का एक अलग फॉर्मूला आपको लाना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या किए थे हम कल, सबसे पहले क्या किए थे, कैपेसिटर में विद्युत क्षेत्र होते हैं, और आपको पता है कि इस कैपेसिटर के विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें ऊर्जा संचित होता है ना। तो क्या किए, पहले कैपेसिटर के ऊर्जा को CV स्क्वायर, कैपेसिटर में जो संचित ऊर्जा होता है वो CV स्क्वायर होता है, फिर से इस CV स्क्वायर को यूज करके तब हम विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा निकाले थे, जो कि कितना आया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस जो आया था वो हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आया था। तो ठीक उसी तरह से ये तो जनरलाइज फॉर्मूला ये सब के लिए, हाँ। लेकिन अब आपको जो है इस विद्युत चुंबकीय तरंग में इस फॉर्मूला को यूज करके, अप्लाई करके, तब आपको क्या करना पड़ेगा,
वो तीव्रता का एक अलग फॉर्मूला लाना पड़ेगा, इन द सेंस सिंपलेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा इसमें, समझे। ये फॉर्मूला सबके लिए है, मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, आप इसको मास्टर फॉर्मूला बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला आने वाला है वो इसी फॉर्मूला से हम लाएंगे, है ना। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग के तीव्रता को निकालने के लिए आपको एक हाइपोथेसिस यूज करना पड़ेगा, है ना। आपको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इमेजिनेशन क्या है वो थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या है, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा ना। इसके क्षेत्रफल को क्या मान लिए, ए मान लिए, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं इसमें, मेरा ये मानना है, ये एजम्पशन है कि इसमें जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें भरा हुआ है। इसमें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग भरा हुआ है ना। मेरा यह मानना है कि ये जो देखिए सिलेंडर में ये जब विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवेश किया यहाँ पे, तो उस समय क्या था, जीरो था। आप कभी भी समय को जीरो मान सकते हैं। उसके बाद इस ये चुंबकीय तरंग इस छोर में प्रवेश करके यहां से कहां आया, यहां आया, हाँ यहां आया। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग को यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ समय लगा कि नहीं, बताइए। तो इसको कितना समय लगा, टी समय लगा। अच्छा बताइए, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग यहां से यहां आने में जो टी समय लगा रहा है, वो कुछ ना कुछ वेग से आया होगा, कुछ ना कुछ स्पीड से ये चुंबकीय तरंग यहां से यहां आया होगा। उस स्पीड को क्या बताते हैं, सी। चुंबकीय तरंग का स्पीड क्या होता है, सी। प्रकाश भी क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसका भी स्पीड क्या होता है, सी। निर्वात का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है ना। इस सिलेंडर के अंदर एकदम खाली खाली जगह है ना, पूरा खाली जगह। तो देखिए क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला कि t बराबर 0 समय पे ये विद्युत चुंबकीय तरंग इस सिलेंडर में प्रवेश किया, है ना, इसमें प्रवेश किया। और उसके बाद ये यहां से यहां आने में ये t समय लगा, मतलब c चाल से, c स्पीड से ये t टाइम में इस छोर पर पहुंचा। तो इस सिलेंडर का लंबाई क्या होगा, ये आप सोचिए। अगर ये विद्युत चुंबकीय तरंग c चाल से t समय में यहां से यहां तय किया, दूरी यहां से यहां आया, तो इसका दूरी क्या होगा, ये सिलेंडर का क्या दूरी होगा, इन द सेंस ये विद्युत चुंबकीय तरंग कितना दूरी तय करेगा। देखिए दूरी निकालना है ना आपको, दूरी ना। तो देखिए दूरी बराबर क्या फॉर्मूला था, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो आराम से दूरी निकाल सकते हैं आप। दूरी क्या कैसे निकलेगा, दूरी निकालने का क्या मतलब है कि आखिर ये टी समय में ये विद्युत चुंबकीय तरंग कितना दूरी तय किया, यही है। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए चाल का मान कितना है, सी है, और समय का मान कितना है, टी है। तो ये कितना दूरी तय किया, ये सब डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का है, समझ गए ये सिटी। अब देखिए ये जो सिलेंडर हम बनाए हैं ना, इस सिलेंडर का लंबाई कितना है, सीटी है, समझे ना, ठीक है। इस सिलेंडर का लंबाई सीटी है, तो ये पता करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं हम किस पे, इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग भरा है ना, इसमें इसका क्या निकालना है आपको, इसका ही आपको जो है ना तीव्रता निकालना है, तीव्रता निकालना है। और आपको पता है कि तीव्रता निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा। आप थोड़ा देखिए इस फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूला में क्या क्या आपको चाहिए, चुंबकीय तरंग की तीव्रता को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए आपको कुल ऊर्जा चाहिए, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा चाहिए। दूसरा बात कि विद्युत चुंबकीय तरंग जिस सतह से पास कर रहा है उसका क्षेत्रफल चाहिए। और तीसरा बात, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जितना समय में पास कर रहे हैं वो समय चाहिए। वो सब दिया है कि नहीं बताइए, है ना। लेकिन क्या दिया नहीं है बताइए, सिर्फ ऊर्जा। सिर्फ आपको क्या निकालना है, विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा का कैलकुलेशन करना है आपको, समझ गए ना। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के कुल ऊर्जा का कैलकुलेशन करेंगे कैसे। अच्छा इससे पहले ऊर्जा का कैलकुलेशन करने के पहले हम क्या करते हैं कि इसका कुछ कुछ ऐसा पैरामीटर है जिसको कि हम निकाल कर रख लेते हैं। देखिए जैसे इस सिलेंडर का अगर आयतन हम निकालना चाहें, है ना, बेलनाकार आकृति का आयतन क्या होगा बताइए, आयतन को भी बोल देते हैं, ओके। तो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुना इस बेलन की ऊंचाई या फिर लंबाई।
होता है ना, बहुत बार ये चीज बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, है देखिए A इंटू सी टी, ए इंटू सी टी। ये आयतन की कभी जरूरत होगी तो हम इसको यूज करेंगे, और जरूरत तो होता ही है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों देखिए A है आपके पास T भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, U नहीं है, मतलब कुल ऊर्जा नहीं है। चलिए कुल ऊर्जा भी निकाल लेंगे, लेकिन मेरे पास कुल ऊर्जा हो या ना हो, लेकिन कुल ऊर्जा घनत्व तो है मेरे पास। आपको पता है कल वो कुल ऊर्जा घनत्व का हम कुछ डेरिवेशन बताए थे, है ना। हम यहाँ पे दिखा देते हैं, एक बार रिकैप कर देते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व क्या आया था, मतलब म्यू ई, दोनों के टर्म में होता है, विद्युत क्षेत्र के टर्म में भी और चुंबक क्षेत्र के टर्म में भी। कल जो बताए थे वो विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व। देखिए ऊर्जा घनत्व तीन तरह का था, तीन ऊर्जा घनत्व था। पहला विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, दूसरा चुंबक क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व, जो कि विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व तथा चुंबक क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के जोड़ के बराबर हुआ था, है ना। तो यहाँ पे जो निकालना है हमको, वो किसका ऊर्जा घनत्व निकालना है, कुल ऊर्जा घनत्व निकालना है, मतलब दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है। तो वो कितना आया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, है ना। ये कुल ऊर्जा घनत्व क्या आया था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, समझे ना। ये विद्युत क्षेत्र के टर्म में आया, आप चुंबक क्षेत्र के भी टर्म में निकाल सकते हैं, हम निकाल चुके हैं, वो देखिएगा तो आपको पता चलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, कुल ऊर्जा घनत्व, क्या हो गया, कुल ऊर्जा घनत्व। अच्छा ऊर्जा घनत्व का मतलब आपको समझ में आता है, इकाई आयतन का ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा घनत्व है, किसका, चुंबक क्षेत्र का। ऊर्जा घनत्व का मतलब ये होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन का ऊर्जा। तो इसका मतलब ये है कि इस ऊर्जा घनत्व के देने का मतलब होने का मतलब क्या है कि आपको इकाई आयतन का ऊर्जा पता है। तो इकाई आयतन का ऊर्जा इतना है, तो 10 आयतन का ऊर्जा कितना होगा, इंटू 10, है कि नहीं बताइए। तो हमको अगर इकाई का पता है तो कितना आयतन का चाहिए, ये पूरे का ही ना चाहिए हमको, मतलब इसका एसीटी का, मतलब इस पूरे बेलनाकार जो आकृति है इसका आयतन चाहिए, मतलब इसका आयतन चाहिए। तो बताइए इसमें इससे गुना कर देंगे कितने आ जाएगा कुल, हाँ कुल ऊर्जा आ जाएगा ना। इसीलिए EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा, और इसको क्या बोल देंगे, U बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू क्या, ACT। यहाँ पे थोड़ा हम इंट्रोड्यूस कर देना इसको इसको, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको बता देते हैं हम, ये क्या है, ऊर्जा घनत्व है। ये अगर हम इसको हम म्यू बोले तो ये ऊर्जा, कुल ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट करता है। म्यू बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ये बता दिए कि आप यहां से लिखें, है ना। तो चलिए आप तो कैलकुलेशन, अब हम अगर u लिखेंगे तो आप समझ जाएगा कि ये लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए u बराबर क्या होगा, u बराबर, इस सबको अब गुना कीजिए। देखिए यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ACT, है ना, ये है। तो ये क्या आ गया, कुल ऊर्जा आ गया आपके पास, कुल ऊर्जा आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, यही तो, अरे यही तो आपको चाहिए था। अच्छा एक स्टेप और लिख देते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू ACT, ये आपके पास आ चुका है, और आपको यही तो चाहिए था, यही ना, और सब तो आपके पास है ही। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसके डेफिनेशन से, इसीलिए हम लोग के पास क्या है, देखिए इसीलिए वी नो दैट क्या, I इक्वल टू U बाय A इंटू टी। देखिए I इक्वल टू U का मान कितना है, देखिए इसको लिख दीजिए आप 1/2, इसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर ही लिखेंगे 1/2 और एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू क्या, ACT, और बाय क्या A इंटू
टी है। देखिए 80 80 80 80 कैंसिल हो गया, मतलब कट गया, है ना। अब क्या बचा, आई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू क्या सी। ये आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। अगर ये फॉर्मूला हो गया, है ना, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश का वेग, है ना। अगर देखिए इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहे ना, तो आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, हाँ है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर। ये क्या हुआ था, म्यू ई नहीं, ये एक्चुअली ये पूरे विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल ऊर्जा घनत्व था। सिर्फ विद्युत क्षेत्र का रहता तो 1/4 होता, है ना। तो ये कुल ऊर्जा घनत्व है, तो ये क्या है, ये सिर्फ म्यू लिखे, कुल ऊर्जा घनत्व। वो कुल ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र के पद में हो सकता है या फिर चुंबक क्षेत्र के पद में हो सकता है। यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र ही लिखें, विद्युत क्षेत्र के पद में ही लिखें। ये म्यू हो गया इनटू क्या है। अच्छा ये जो म्यू है बताइए ये कौन वैल्यू है पता है, ये एवरेज वैल्यू है, औसत मान। तो इसको थोड़ा सा हम थोड़ा ज्यादा क्लियर करने के लिए, वैसे ऐसे भी लिख देती है, अंडरस्टूड है कि एवरेज वैल्यू है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा क्लियर करने के लिए इसको क्या कर देंगे, म्यू एवरेज लिख देंगे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, इनटू सी लिख देंगे। इसका मतलब समझ, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब ये होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के औसत ऊर्जा घनत्व में, ऊर्जा घनत्व में अगर उसके स्पीड से गुना कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, तीव्रता मिल जाएगा। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के औसत ऊर्जा में, मतलब औसत ऊर्जा घनत्व में अगर आप उसके चाल से गुना कर दीजिएगा, स्पीड से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, उसका घनत्व आ जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग का घनत्व आ जाएगा। समझ गए ना, इसको लिख लीजिए, तो समझ लिए। अब देखिए, अब इतना अगर समझ में आ गया तो इसके आगे आज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तो खत्म करके ही छोड़ेंगे, जैसे खत्म हो। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को खत्म करने के बाद क्या स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स 15% बचा, 15%, समझे। तो संडे टू संडे करेंगे क्या, मॉडर्न फिजिक्स। 2 घंटा पढ़ने के मतलब 3 क्लास होता है ना। तो अब मेन फोकस किस पे होगा, ऑप्टिक्स। एक एक ब्रांच बचा है ऑप्टिक्स से, और उसके लिए हम लोगों के पास समझिए 2 महीना तो है टोटल मिला के, लेकिन उस 2 महीना में भी सोचिए आप कि मॉडर्न फिजिक्स भी थोड़ा थोड़ा टाइम लगा नहीं, संडे वाला, तो 15 दिन लगा दीजिए मॉडर्न फिजिक्स में, तो इतना दिन टाइम बचा, है ना। 1.5 महीना समझे टाइम बच लो ना जी। तो 1.5 महीना टाइम भी थोड़ा कम ही टाइम है, लेकिन उसमें ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है। सब ब्रांच को बर्बाद कर दिए, सिर्फ ऑप्टिक्स बचा। देखिए अभी अभी जो लास्ट रिजल्ट आया था वो बताएंगे। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना आया, आई इक्वल टू लास्ट रिजल्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये आया था, है ना। अब देखिए हम कैलकुलेट क्या करेंगे, इंटेंसिटी तो कैलकुलेट कर लिए, क्या क्या ऑफ किए ही नहीं थे हम, स्पेस का कमी नहीं, काट देंगे आराम से, है ना। की बोला रे ये काढ़ा की होते रे। देखिए हे गाइस, देखिए देखिए, अच्छा ये समझ लिए। अब देखिए जब इंटेंसिटी समझ लिए, अब विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता समझ लिए, तो नहीं बनता है कि इस तीव्रता का ऐसा मात्रक भी हम लिख लें, तो इस तीव्रता का क्या लिखेंगे, ऐसा मात्रक लिख देंगे, है ना। और इस तीव्रता का किसी और के साथ क्या रिलेशन है, जैसे तीव्रता का शक्ति के साथ क्या रिलेशन है, वो भी देख लेंगे, है ना। तो शक्ति के पास जाने से पहले हम पहले जो है ना इसके एसआई मात्रक का बात करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग देंगे ई एम डब्ल्यू के
तीव्रता का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलिए ठीक। EMW के तीव्रता का एसआई मात्रक। तो देखिए अभी तक का यही रिकॉर्ड है कि किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक लिखते हैं तो उसके फॉर्मूला पे हिट करते हैं, उसके फॉर्मूला से आराम से आप एसआई मात्रक का कैलकुलेशन कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तीव्रता का आपको एसआई मात्रक लिखना है तो उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, तीव्रता का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं। तो I इक्वल टू क्या होता है, मास्टर फॉर्मूला, वो भी मेन फॉर्मूला लिखेंगे और बहुत आसान है, U बाई ए इंटू टी। अगर इसका आपको एसआई मात्रक चाहिए तो आप लिख दीजिए इसका एसआई मात्रक और इसका एसआई मात्रक, दोनों को जो जो है डिवाइड करना वो डिवाइड कर दीजिए। देखिए अच्छा, इसको अगर ऐसे लिखे 1 बाय ए इंटू यू बाय टी तो कोई दिक्कत है ना। अच्छा ऐसे नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता वैसे। अच्छा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बताइए, जूल है ना, और समय का मात्रक बटे सेकेंड इंटू 1 है तो 1 एरिया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। देखिए जूल पर सेकेंड, जूल बाय सेकेंड क्या होता है, इसको वाट बोला जाता है। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है, वाट। तो इसके जगह पे हम वाट लिखे तो कोई दिक्कत, WATT वाट इनटू, अब बाय क्या इसमें बाय दे देते हैं मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वाट पर मीटर स्क्वायर, ऊपर लेके जाएंगे, समझ गए ना, ये वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए ये यूनिट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग के तीव्रता का ऐसा मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, समझ लिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं कि विद्युत चुंबक के तीव्रता, तीव्रता और शक्ति में क्या संबंध है। EMW के तीव्रता तथा शक्ति में संबंध, रिलेशन बिटवीन पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। चलिए ठीक है, तो बस इसी मास्टर फॉर्मूला को आप यूज करें, आराम से पावर ओवर सब कुछ आ जाएगा, है ना। इसी फॉर्मूला को आप यूज करें, सब कुछ आराम से कैलकुलेट कर लेंगे आप। तो यहाँ पे I इक्वल टू यू इंटू ए आई इंटू टी, इसको ऐसे लिखिए, u इंटू टी आई इंटू 1 बाय ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, एक ही बात। अच्छा u इंटू टी, u इंटू टी, ये देखिए क्या है, ऊर्जा पर यूनिट टाइम, मतलब ये समझिए आप, ये क्या है, ऊर्जा बटे समय। ऊर्जा बटे समय या फिर कार्य बटे समय क्या होता है, शक्ति नहीं होता है। हाँ, इसको अगर हम शक्ति लिखें दैट इज P लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। और ये क्या है, बाय ए, समझे ना। तो ये क्या है, शक्ति बटे क्षेत्रफल। तो ये रिलेशन आ गया ना, I इक्वल टू P बाय ए, है ना। तो ये इंटेंसिटी और पावर में रिलेशन नहीं आ गया। हाँ, मतलब अगर पावर को, शक्ति को अगर क्षेत्रफल से भाग देंगे तो वो इंटेंसिटी आ जाएगी, समझे बात को। तो यहां पर आपको समझ में आ गया। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको, यहाँ पे हम जो अभी एक्सप्लेन किए थे, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, तीव्रता को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। डेफिनेशन से तो समझ ही लिए, थोड़ा प्रैक्टिकली उसको समझे हम। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई बल्ब है 100 वाट का, W फॉर वाट, है ना, अगर कोई बल्ब है 100 वाट का, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए इसका क्या मतलब होता है, 100 वाट को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड,
लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा को एमिट करेगा, रिलीज करेगा, निकालेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में कितना जूल ऊर्जा को एमिट करेगा, 100 जूल ऊर्जा को वो एमिट करेगा। अब देखिए, अगर कोई बल्ब है 9 वाट, होता है ना एलईडी बल्ब 9 वाट का, इसका क्या मतलब है, 9 जूल पर सेकेंड। मतलब ये बल्ब है ना 9 वाट वाला बल्ब का मतलब है कि प्रत्येक 1 सेकेंड में वो जो है ना 9 जूल ऊर्जा को एमिट करेगा। मतलब वो जो आपको प्रकाश देगा वो कितना जूल ऊर्जा के बराबर, 9 जूल। 1 सेकेंड में 9 जूल ही ऊर्जा दे पाएगा वो। इसका मतलब समझे। अब देखिए, एक हम हाइपोथेसिस एज्यूम करते हैं कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन, देखिए हम प्रकाश से इसको क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हैं और प्रकाश भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए हम जो है ना प्रकाश को इससे खासकर हम रिलेट करना चाहते हैं। एक हाइपोथेसिस हम यूज करते हैं ताकि आपको कुछ ये विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता का सही फील हो, अच्छी तरह से आपको फील हो। देखिए, ये गोलाकार सतह है, वृत्ताकार नहीं है, गोलाकार बोले तो 3D। और इसके अंदर, इसके केंद्र पे मान लिए कि एक जो है ना बल्ब लगा दिए। अच्छा, बल्ब का क्या खासियत है, वो प्रकाश को लगभग चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ फैलाता है। चारों तरफ, जैसे यहाँ पे बल्ब है, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी, इधर से, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से वो प्रकाश को एमिट करता है, हर तरफ से वो प्रकाश को उत्सर्जित करता है ना। तो यहाँ पे अगर बल्ब लगा दिए तो ऑब्वियसली ये प्रकाश इस तरह से निकलेगा, ये प्रकाश निकल रहा है। और बताइए, ऐसा कोई भी प्रकाश की किरण हो सकती है जो कि इस सतह को बिना क्रॉस किए निकले, एकदम इसके केंद्र पे है तो इस सतह से होते हुए ही निकलेगा, है ना। और ये मान लिए ये जो बल्ब है ना, ये कितना वाट का है, ये मान लिए 100 वाट का है, 100 वाट का बल्ब है। तो 100 वाट का बल्ब का मतलब आपको समझ में आता है ना कि 100 जूल पर सेकेंड। मतलब ये इस बल्ब के पास कैपेसिटी है कि 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा दे सकता है, ये 100 जूल ऊर्जा दे सकता है। इस बल्ब का ये खासियत है कि 1 सेकेंड में ये 100 जूल ऊर्जा आपको दे सकता है, समझे ना। तो देखिए, ये 1 सेकेंड में जो ऊर्जा दे रहा है, ये बल्ब जो 1 सेकेंड में ऊर्जा दे रहा है, वो ऊर्जा इस पूरे सतह के लिए है कि सिर्फ छोटे से भाग के लिए है, पूरे सतह से है। ये 100 जूल ऊर्जा पूरे सतह से निकल रहा है, पूरे सतह से निकल रहा है 100 जूल ऊर्जा। तो हमको पूरे सतह का बात नहीं करना है, हम करेंगे क्या कि इसके पूरे सतह से अगर 100 जूल ऊर्जा निकल रहा है, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में, अगर 1 सेकंड में इसके पूरे सतह से 100 जूल ऊर्जा निकल रहा है, तो हम सोचेंगे कि इसके इकाई क्षेत्रफल से, इसके इकाई सतह से कितना ऊर्जा 1 सेकंड में निकलेगा। इस सतह के इकाई क्षेत्रफल से 1 सेकंड में कुछ ना कुछ ऊर्जा निकलेगा ना, और ऑब्वियसली वो ऊर्जा 100 से कम होगा ना, क्योंकि पूरे सतह से 100 निकल रहा है। तो इस इकाई सतह से जो ऊर्जा निकलेगा वो क्या होगा, 100 से कम होगा। उस इकाई सतह से जो ऊर्जा निकलेगा वो 100 से कम होगा। तो इस 1 सेकेंड में, मतलब इकाई समय में, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से कितना ऊर्जा निकल रहा है, 100 नहीं, कुछ ऊर्जा निकलेगा। 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर। देखिए, 1 सेकेंड में इकाई क्षेत्रफल से जितना ऊर्जा निकलेगा, जितना ऊर्जा, उसी को क्या बोला जाता है, इसका तीव्रता। क्या बोला जाता है, तीव्रता। अगर इकाई क्षेत्रफल से 20 जूल ऊर्जा निकल रहा है, तीव्रता इसके बराबर। अगर इसी इकाई सतह से 40 जूल ऊर्जा निकल रहा है, तो तीव्रता क्या है, ज्यादा। ज्यादा ज्यादा कम बता रहे हैं। इस इकाई से अगर 20 जूल निकल रहा है तो तीव्रता इतना, अगर 40 निकल रहा है तो तीव्रता ज्यादा हो गया, तीव्रता 40 हो गया, क्योंकि 1 सेकंड में और इकाई क्षेत्रफल से निकल रहा है। अरे 1 रखेंगे और इकाई यहाँ पे भी 1 रखेंगे, तो जो भी होगा ऊर्जा ना उसका तीव्रता हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो ये जस्ट ये फील कराने के लिए था, फील करने के लिए था कि ऊर्जा घनत्व को, ये सॉरी, विद्युत चुंबकीय तरंग के आप तीव्रता को ऐसे समझ सकते हैं। तीव्रता बोले तो ऊर्जा का तीव्रता, है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए। तो देखिए, इतना समझ लिए। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का लास्ट टॉपिक, उसके बाद ये खत्म।
देखिए देखिए चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का आप ऊर्जा निकाल लिए, ऊर्जा घनत्व निकाल लिए, तीव्रता निकाल लिए। अब थोड़ा सा इसका मोमेंटम, संवेग भी निकाल लीजिए, है ना। तो हेडिंग लिखिए तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यहाँ पे थोड़ा हम इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का हेल्प लेंगे। बहुत ही फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू, एक इक्वेशन तो आपके पास E इक्वल्स टू एच न्यू, सुने थे ना, एच न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसी को आगे हम लिखने का दूसरा तरीका क्या था, एच सी बाय लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन है आपके पास। और दूसरा इक्वेशन एक और था आपके पास, वो कौन सा इक्वेशन था, E इक्वल्स टू एच न्यू तो था ही, हाँ। और दूसरा डिब्रॉयज वेवलेंथ, डिब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा इक्वल्स टू एच बाय पी, ये था आपके पास क्वेश्चन। ये सब ऐसा इक्वेशन है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। बहुत सारा सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा, है ना। तो इस चीज को आप यूज कीजिए। वी नो दैट E इक्वल्स टू क्या है, एच न्यू बोलिए या फिर एच सी बाय लेमडा बोलिए, है ना। अच्छा देखिए इसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अच्छा हाँ इसको अगर लिखना चाहे तो देखिए P इधर कर देंगे, लेमडा को इधर कर देंगे, H बाय, अच्छा देखिए H बाय लेमडा बराबर P है, होता है कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए H बाय लेमडा को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, C। देखिए ये क्या आ गया, ये E इक्वल टू पी सी, यहाँ पे क्या है, E क्या है, एनर्जी है, ऊर्जा है, P क्या है, संवेग है, और C चाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आपको क्या चाहिए, आपको तो संवेग चाहिए ना, मोमेंटम चाहिए ना, तो मोमेंटम निकालिए यहां से आप, तो P बराबर क्या हो जाएगा, E बाय सी। और जनरली इसमें जो कुल ऊर्जा था, विद्युत चुंबकीय तरंग का जो कुल ऊर्जा होता है उसको क्या बोलते हैं आप, ऐसे U बाय सी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल सकते हैं P इक्वल टू U बाय सी, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ये मोमेंटम हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बात और बताते हैं आपको, जैसे समझिए कि ऐसे टॉर्च जला रहे हैं, इस पे यहां पे हम बता रहे हैं टॉर्च बना ही देते हैं, ये मान लिए क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन मतलब दीवार है ना। ये टॉर्च जलाए तो टॉर्च जलाए तो इस तरह से ये प्रकाश आएगा, आएगा ना, और प्रकाश आएगा तो फिर इससे टकराएगा, इससे मतलब परावर्तन होगा प्रकाश का, है ना। तो देखिए आएगा तो किस संवेग से आएगा, ये U बाय सी, टकरा के जाएगा भी तो फिर भी किस संवेग से, U बाय सी से ही जाएगा, है ना। तो ये कोई प्रकाश आए और किसी सतह से टकरा के वापस जाए, इन द सेंस प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का आना फिर टकरा के जाना, तो यहाँ पे कुल संवेग क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का, यहाँ पे जो विद्युत चुंबकीय तरंग का कुल संवेग होगा वो दोगुना हो जाता है, मतलब आप संवेग में परिवर्तन बता सकते हैं। अच्छा संवेग में परिवर्तन नहीं हुआ, संवेग एक सदिश राशि है, तो इधर जा रहा था फिर दिशा बदला तो परिवर्तन हुआ ना, दिशा के बदलने से भी सदिश में परिवर्तन होता है ना। तो यहाँ पे संवेग में परिवर्तन होगा, तो संवेग में कितना परिवर्तन होगा, 2 इंटू U बाय सी। अब सोचिएगा सर ये कैसे हुआ है, देखिए कैसे हुआ, देखिए इधर जाने वाला जब प्रकाश आपतित हो रहा था,
इस संवेग को क्या बोल दिए, p बोल दिए, वेक्टर p। और ये टकरा के जो ये वापस आएगा इसको क्या बोल दिए, ये इसको p1 बोल देते हैं, इसको वेक्टर p2 बोल दिए, है ना, टकरा के जा रहा है। तो हमको निकालना क्या है, संवेग में परिवर्तन ना, संवेग में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा बताइए, p2 माइनस क्या, वेक्टर p1। अच्छा देखिए p2 माइनस वेक्टर p1, अच्छा इसको क्या लिख सकते, वेक्टर p2 प्लस माइनस वेक्टर p1 नहीं लिख सकते, समझे ना। अब देखिए ये दोनों तो विपरीत दिशा में था, अब इसके अनुसार देखिए तो p2 किधर है, चलिए तो ठीक है, p2 का दिशा ये है और p1 का दिशा किधर था, इधर था, लेकिन माइनस p1 का दिशा क्या हो जाएगा, p1 का दिशा अगर इधर है तो माइनस p1 का दिशा किधर हो जाएगा, देखिए माइनस p1। तो आपको किसको जोड़ना है, p2 में माइनस p1 को जोड़ना है, इन दशा साधि के इसको और इसको जोड़ना है, इसको भूल जाइए, ऐसा वाला जोड़ बताए थे ना, तब इसको और इसको जोड़ना है। आप सोचिए जिसको दोनों जोड़ना चाहते हैं वो दोनों सेम दिशा में है कि विपरीत दिशा में, गलत, सेम दिशा में है, इसको नहीं जोड़ रहे हैं, माइनस करने से पलट चुका है, उसको जोड़ रहे हैं, है ना। ये दो जिसको जिस दोनों को जोड़ना चाहते हैं, देखिए जिसमें आप यहाँ पे सर्किल बनाए, जिस दोनों को आप जोड़ना चाहते हैं वो दोनों सेम दिशा में कि विपरीत दिशा में। आप ये बताइए जब दो सदिश सेम दिशा में होता है तो उसको क्या करते हैं आप, उसका जोड़ निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बोले तो कुल संवेग, संवेग में परिवर्तन का क्या मतलब, कुल संवेग बराबर क्या, p2 का मान कितना है, p2 का मान भी u वैसे, u वैसे। ये माइनस का काम तभी हो गया जब दिशा को बदल दिए, माइनस को फिर से नहीं यूज करना है, माइनस का काम तभी हो गया जब इसका दिशा आप बदल दिए, उसका काम हो चुका है। और प्लस इसका मान कितना है, सेम u बाय c, क्या